गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो बच्चों जब भी कोई दो सरफेस, जैसे बच्चों ग्राउंड और ये ब्लॉक है, जब भी कोई दो सरफेस बच्चों कांटेक्ट में आते हैं तो दो फोर्सेस डेवलप होती हैं। दो कौन सी है? एक तो नॉर्मल रिएक्शन होता है और एक फ्रिक्शन होता है। जब भी कोई दो सॉलिड सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ग्राउंड उसको दो फोर्स प्रोवाइड करता है, एक रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। दो फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। नेट कांटेक्ट फोर्स बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे ये फ्रिक्शन क्या है बच्चों। बच्चों फ्रिक्शन जब तक नहीं लगता जब तक दो बॉडी में रिलेटिव मोशन ना हो। जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड रेस्ट पे है और ये ब्लॉक चलने की कोशिश कर रहा हो या चल रहा हो या चलने की कोशिश करे, तब एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है। जैसे ब्लॉक आगे जाना चाहे तो ग्राउंड को बर्दाश्त नहीं होगा, ग्राउंड का वेलोसिटी 0, उसका 10 हो गया, तो ग्राउंड एक अपोजिंग फोर्स लगाएगा। अगर दोनों सेम स्पीड से चले, ग्राउंड भी और सरफेस ये ब्लॉक भी सेम स्पीड से, तब इनमें फ्रिक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, दो स्टूडेंट हैं, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों के मार्क्स अगर बराबर आ जाए तो उनमें कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। लेकिन एक का कम, एक दो नंबर ज़्यादा आ जाए, एक दो नंबर कम आ जाए, तब समस्या होती है। ऐसे ही फ्रिक्शन काम करता है। तो बच्चों फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है और ये कब डेवलप होती है? जब दो सरफेस में रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस। दो सरफेस के बीच में अपोजिंग फोर्स है। कब होगा? जब एक सरफेस एक्चुअल में मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, मींस टेंडेंसी हो। एक्चुअली मूव और ट्राई टू मूव। एक सरफेस दूसरे सरफेस पे एक्चुअल में मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, तब जाके ये फोर्स डेवलप होता है। और बच्चों ये रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। अपोज रिलेटिव मोशन। कई बच्चों को लगता है कि सर ये मोशन का अपोज करता है। नहीं, अगर मोशन के लिए तो रेस्पॉन्सिबल होता है। बिना फ्रिक्शन के मोशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं चल नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता बोर्ड पे, आप अपनी नोटबुक पे नहीं लिख सकते, आप चल नहीं सकते। जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है मशीन के, बिना फ्रिक्शन वो रोटेट नहीं कर सकते। तो मोशन को तो सपोर्ट करता ही है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मीन्स दो सरफेस ऐसे हों कॉन्टेक्ट में जिनकी वेलोसिटी कम ज्यादा है, इक्वल नहीं है, तब। तो फ्रिक्शन समझ आए? फिर इसको हम डिवाइड करते हैं बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एक होता है बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक भी फर्दर टू टाइप होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और लास्ट है बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन को फर्दर डिवाइड करते हैं स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में। अब बच्चों इन तीनों को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। अगर वो कहानी समझ में आ गई तो फ्रिक्शन को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप ये कहानी ऐसे समझे बच्चों, ये एक ट्रक है और ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। इधर मैं अप्लाइड फोर्स लिख रहा हूं और इधर फ्रिक्शन लिख रहा हूं, स्मॉल एफ। कैपिटल एफ का मतलब जो फोर्स हम ट्रक पे लगाएंगे वो अप्लाइड फोर्स होगा, और स्मॉल एफ बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स होगा। सोचो आपने इस ट्रक पे बच्चों 0 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ट्रक चलेगा नहीं चलेगा? ये रेस्ट पे है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ट्रक की मूव करने की टेंडेंसी है क्या? कोई टेंडेंसी नहीं है। ट्रक की मूव करने की किसी तरह की कोई टेंडेंसी नहीं है, तो उस टाइम फ्रिक्शन भी क्या होगा? 0। तो कोई टेंडेंसी नहीं है बच्चों मूव करने की, तो फ्रिक्शन क्या होगा? 0। लेकिन अगर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितने का? 2 न्यूटन का, अब क्या होगा बच्चों? आपने इधर लगाया 2 न्यूटन का फोर्स और ट्रक नहीं चला। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और ट्रक नहीं चला, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन भी 2 है, तभी तो नहीं चला। देखो 2 न्यूटन का आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और ट्रक मूव नहीं कर रहा, तो दिमाग लगाओ, आपने 2 न्यूटन आगे लगाया और ट्रक नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे कितना है? 2। मतलब कोशिश चलनी होगी। जब भी कोशिश होती है मूव करने की या मूव करे, दो कंडीशन में फ्रिक्शन लगेगा। जरूरी नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे ही है, मूव करने की टेंडेंसी हो या एक्चुअल में मूव करे। तो अब टेंडेंसी हो रही है, आपने फोर्स बढ़ा के 6 कर दिया और आपने देखा अभी भी नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन भी इतना ही हो गया। फिर बच्चों आपने फोर्स बढ़ा के 10 कर दिया और आपने देखा ट्रक अब भी नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन तो बड़ा चालाक निकला, बहुत ही शातिर है ये। तो नहीं, आप फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये बैक साइड लगा रहा है, ये तो बड़ा तगड़ा खिलाड़ी निकला है फ्रिक्शन। तो मतलब कि जितना आप लगाओगे उतना ही लगेगा, जब तक बॉडी नहीं चलेगी तो ये उतना ही फोर्स लगाएगा जितना आपका फोर्स है। अब मान लेते हैं इसके पास मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, फिर आपने लगाया 12 न्यूटन, अब इसके पास एक्स्ट्रा वैल्यू है ही नहीं, मतलब कि मैक्सिमम फ्रिक्शन ये 10 दे सकते हैं, अब तो ट्रक चलेगा। लेकिन चलने के बाद बच्चों फ्रिक्शन 10 नहीं, हल्का सा कम हो जाता है, हल्का सा कम। तो ये फिगर समझ में आया? आपने 0 से 10 न्यूटन तक फोर्स लगाया और ट्रक मूव नहीं किया, इसका मतलब है 0 से 10 तक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बदल रहा है। तो इसमें बच्चों 3 कैटेगरी हैं, 0 से 10 तक की सिचुएशन है, और एक ये सिचुएशन है, और एक 10 है। तो बच्चों ये 0 से 10 वाला फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। यहां तक ट्रक मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट पे था। तो जब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी उस टाइम उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी यहां पे रेस्ट पे है। दूसरी बात स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये अपनी वैल्यू 0 से 10 तक कुछ भी कर सकता है, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही। ये सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टेबल है, ये अपनी वैल्यू एडजस्ट भी करता है बच्चों। लिमिटिंग कौन सा है? ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, किसी भी दो सरफेस के बीच में बच्चों जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा उसी फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन। समझ गए? और चलने के बाद जो फ्रिक्शन लगेगा, एक बार बॉडी मूव करने लग जाएगी तो उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। ड्यूरिंग मोशन के दौरान जो फ्रिक्शन होगा बच्चों, जैसे व्हीकल एक बार चलने लग गया उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है।
और चलने की दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और बच्चों ये ऐसा होगा ये इस पे रोल करेगा। मान लेते हैं एक ही हो सकता है व्हील हो, रोल करने का मतलब ये है घूमते हुए आगे चलना, घूमते हुए आगे चलना, जैसे व्हीकल के टायर चलते हैं। तो स्लाइडिंग में क्या होता है, जैसे एक ब्लॉक ग्राउंड पे स्लाइड करे तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग होगा, या व्हील सरफेस पे रोल करे तो काइनेटिक में दो आ जाएंगे, रोलिंग और स्लाइडिंग। तो बच्चों ये स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये काइनेटिक फ्रिक्शन, इतनी बात समझ में आई। अगर आप इनमें ग्राफ भी बनाना चाहें, किस किस में ग्राफ बच्चों, फ्रिक्शन में और अप्लाइड फोर्स में ग्राफ बनाए तो 0 से 10 तक तो डायरेक्टली रिलेशन आएगा। फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन आने के बाद, चलने के बाद फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, ये काइनेटिक है। ये मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग है, और यहाँ 0 से लेके ये वैल्यू ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है बच्चों, और ये मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग है, और चलने के बाद थोड़ा सा कम हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो ये ग्राफ होता है अप्लाइड फोर्स में और फ्रिक्शनल फोर्स में। अप्लाइड मीन्स जो आप लगाते हैं, फ्रिक्शनल मीन्स जो ग्राउंड प्रोवाइड करता है। तो आपको फ्रिक्शन समझ आया, ये मोशन का अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। पहली बात, स्टैटिक फ्रिक्शन में मेन पॉइंट सेल्फ एडजस्टेबल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है दो सरफेस के बीच में। काइनेटिक तब लगेगा जब मोशन में बॉडी हो, और एक स्लाइडिंग एक रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, इसलिए हमारे व्हीकल के जो टायर, वो जो व्हीकल के टायर होते हैं वो इस शेप के होते हैं, क्योंकि सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग में लगता है, स्लाइडिंग में फिर और ज़्यादा, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फ्रिक्शन की वजह से मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ, ये फायदा हो गया। फ्रिक्शन की वजह से मैं चल सकता हूँ, ये फायदा हो गया। जितने भी मशीन्स के रोटेटिंग पार्ट्स हैं वो फ्रिक्शन की वजह से रोटेट करते हैं, एक फायदा ये हो गया। नुकसान क्या है, नुकसान ही नुकसान है, एनर्जी का लॉस होता है आपके टायर में, टायर घिस जाते हैं ना फ्रिक्शन की वजह से, वियर एंड टियर होता है, ये भी नुकसान होता है। और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। कई बार कहते ना एनर्जी कहाँ गई, दो सरफेस में, जैसे आपने एक साइकिल को चला के छोड़ दिया, वो धीरे धीरे रुक जाती है अपने आप, पैडलिंग बंद कर देते हो, थोड़ी दूर साइकिल चलेगी फिर रुक जाएगी, तो वो साइकिल की काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गई है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, दोनों ही चीज़ें। अब बच्चों सवाल आते हैं इस फ्रिक्शन को कम कैसे करें। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके हैं, हम ऑयल यूज़ करें। मशीन के दो पार्ट्स में ऑयल जो लुब्रिकेंट का काम करता है। आपने साइकिल की हैंडल में देखा होगा बच्चों, बॉल बीरिंग होती है, छोटी छोटी आयरन की बॉल होती है ना, तो बॉल बीरिंग लगा के भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और क्या है, लुब्रिकेंट, जैसे सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर और पिस्टन में बच्चों क्या किया जाता है, यहाँ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, तो ये रेसिप्रोकेट करता है, इसमें ऑसिलेट करता है सिलेंडर। तो मतलब कि हम ऑयल, साइकिल की चेन होती है उसमें ग्रीस लगा के भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन को हम कम ही कर सकते हैं बच्चों, जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रिक्शन की इतनी कहानी समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया बच्चों। अब एक सवाल की और चर्चा कर लेते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है। वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन दी स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों अगर आप कोई भी सरफेस देखते हो तो वो सरफेस एक्चुअल में बच्चों ऐसा होता है। माइक्रोस्कोप से बच्चों दो सरफेस को अगर हम देखना चाहें तो दो सरफेस हमें ऐसे लगेंगे, वो रेगुलर नहीं, इरेगुलर सरफेस होते हैं। एक बार चलने के बाद क्या होता है, ये वाला ब्लॉक यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ये इसमें फिक्स हो जाएगा, ये इंटरलॉकिंग इसे बोलते हैं बच्चों, इंटरलॉकिंग हो जाएगी लाइक दिस। मान लेते हैं एक सरफेस ये है और दूसरे सरफेस, हमें लगता है सरफेस बहुत स्मूथ है, लेकिन उनके बीच में गड्ढे बने होते हैं, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाता है बच्चों, ये इसमें एडजस्ट हो जाता है, ये इसमें और ये इसमें। ठीक है, ऐसे एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। तो एक बार चलने के बाद क्या होगा, ये यहाँ जाने की बजाय, इसमें एडजस्ट होने की बजाय, ये इसमें एडजस्ट होने की बजाय, ये आगे चल पड़ेगा, थोड़ा सा ही आ जाएगा तब तक आगे। तो मूव करने के बाद इंटरलॉकिंग को टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। मीन्स ये वाला इस ब्लॉक में एडजस्ट होने की, जो गैप है इसमें एडजस्ट होने की बजाय आगे चल जाएगा, तो ऐसे इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। अगर ये फंस गए तो बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हल्का सा फर्क होता है।
न्यूमेरिकल में स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों लगभग सेम दिए जाएंगे, तो आप इनको अप्रोक्स या लेके चलेंगे, सेम ही लेके चलेंगे म्यू एस को और म्यू के को, ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक। अगर न्यूमेरिकल में वैल्यू दे रखी हो तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ तक का लेक्चर क्लियर है, ठीक है। तो अब बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बच्चों किस पे डिपेंड करता है? देखो, दो सरफेस जब कांटेक्ट में होते हैं तो फ्रिक्शन बच्चों हमेशा टेंजेंशियली लगेगा। ये सरफेस आगे मूव करना चाहेगा तो यहां लगेगा फ्रिक्शन, टेंजेंट सरफेस के पैरेलल, ठीक है। इट ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन एंड एक्ट टेंजेंशियली। और ये बच्चों टेंजेंशियली लगेगा और रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। दूसरा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस, मतलब कि जो फ्रिक्शन है बच्चों वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। मतलब कि आपके सरफेस रफ है या स्मूथ, रफ या स्मूथ, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। दो सरफेस हैं, ये सिल्वर है या गोल्ड, तो इनमें अलग फ्रिक्शन होगा। एक सिल्वर है और एक आपका आयरन है, उन दोनों में फ्रिक्शन अलग अलग होगा। अलग अलग सॉलिड सरफेस होंगे तो उनमें फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा। मतलब कि मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा और उनका सरफेस कैसा है, रफ है या स्मूथ, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, टेंजेंट ये इस डायरेक्शन में लगेगा टेंजेंशियली, ठीक है। ये टोटल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे बच्चों मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये बुक है, इस बुक को ऐसे मूव करें या ऐसे मूव करें, यहाँ एरिया कम कांटेक्ट में आएगा या ज़्यादा, तो ये कभी भी टोटल एरिया पे डिपेंड नहीं करता जो आपको दिखता है। ये आपको लग रहा होगा कि पूरा एरिया कांटेक्ट में है, लेकिन बच्चों अभी मैंने बताया ये होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये इन एरिया पे डिपेंड करता है जो एक्चुअल में कांटेक्ट होते हैं। दो सरफेस को हम देखते हैं तो कि पूरा सरफेस कांटेक्ट में होगा। मेरे हैंड को देखो, आपको लगेगा कि पूरा हर जगह कांटेक्ट में है, लेकिन कहीं कांटेक्ट में होगा, कहीं नहीं होगा। तो केवल एक्चुअल कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा। डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया बट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल कांटेक्ट एरिया, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली होगा। ये फ्रिक्शन के लॉ हैं, ये फैक्ट है। जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली होगा बच्चों। एफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और डायरेक्टली को हटाने के लिए आ जाएगा म्यू, म्यू एस। लिमिटिंग तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी, तो ये म्यू एस क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब कि 0 से 10 तक की कहानी तो वही है ना, जहां तक ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो वो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना हो म्यू के, तो म्यू एस की जगह म्यू के आ जाएगा बस, क्योंकि म्यू के हल्का सा कम होगा म्यू एस से। ये क्या है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा।
तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो आपकी जो फ्रिक्शन की कहानी है बच्चों, ये है पॉइंट है इसमें। तो आप ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू के जो होगा वो म्यू एस से कम होगा। और फिर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा बच्चों, इसमें भी दो आते हैं स्लाइडिंग, वो रोलिंग से कम होगा, हल्का सा, समझ गए। तो ये फ्रिक्शन के लॉ हैं। इन फैक्ट के बेस पे फ्रिक्शन को चलाएंगे आगे। आगे का जो हमारा सिलेबस है, फ्रिक्शन चैप्टर है, इन पॉइंटों को दिमाग में रखेंगे कि ये टेंजेंशियली लगेगा, दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे तभी लगेगा, दो सरफेस हवा में होंगे इनमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। फ्रिक्शन लगने के लिए दो सरफेस का कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अरे ठीक है ना, चले आगे। ठीक, अब बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। तो बच्चों अब बात कर रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बच्चों ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया F। जब तक फोर्स लगाना है कि जब तक ये ऐसा फील ना हो कि बस अब मूव करने वाला है, इससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये मूव करने लग जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम फोर्स है जब तक ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, मतलब कि यहाँ तक ये रेस्ट पे ही है, मतलब कि मैक्सिमम फ्रिक्शन वाली कंडीशन है। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसका एफबीडी बनाए तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, वेट mg नीचे लगेगा। और बच्चों फ्रिक्शन और एन का नेट फोर्स किधर आएगा, इन दोनों का नेट कांटेक्ट फोर्स इधर आएगा R, और ये एंगल है लैम्डा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब ऐसा लगे कि ब्लॉक मूव करने वाला ही है, मूव नहीं कर रहा, जस्ट बिगिन टू स्टार्ट, बस ये स्टार्ट करने वाला है, मूव करने वाला है, जस्ट बिगिन टू मूव की कंडीशन है, मतलब कि ये 10 मैक्सिमम फ्रिक्शन वाली कंडीशन है। अब थोड़ा सा ज्यादा करते ही चलने लग जाएगा। उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट आता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा R, उस R का N के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल निकालना बहुत आसान है, OABC। तो बच्चों ये एंगल निकालना आसान है, कितना होगा 10 लैम्डा, बोलो आप 10 लैम्डा हो जाएगा ये वाली साइड, ये जो फ्रिक्शन के बराबर होगा, और ये वाली साइड नॉर्मल रिएक्शन है। और फ्रिक्शन कितना होगा, लिमिटिंग वाली कंडीशन है, ये लिमिटिंग वाली कंडीशन है, मैक्सिमम वाली, ठीक है। तो हो जाएगा म्यू एस इंटू एन अपॉन में एन, एन से एन कट गया, तो म्यू एस बच्चों कितना आ गया 10 लैम्डा आ गया। म्यू एस कितना आ गया 10 लैम्डा आ गया। मतलब कि ये हुआ, जब भी आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया जाए और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक एंगल बच्चों आता है एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मतलब भी होता है एट रेस्ट, रिपोज एट रेस्ट। ये बच्चों ऐसी सिचुएशन होती है, एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर किसी चीज को रख दो तो आपको लगता है ना कि वो ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे, इसको उठाओ, यहां से उठाएंगे तो क्या होगा, एक एंगल तक ऐसा होगा कि ये नहीं चलेगा, उसके बाद और उठाओगे तो चलने लग जाएगा नीचे, देखो। तो ये वो एंगल है जिस एंगल तक आपका ब्लॉक, जिस एंगल तक आपका ब्लॉक नीचे ना आए, अल्फा। मतलब कि इससे ज्यादा एंगल कर देंगे तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वो एंगल है जहां तक ब्लॉक नीचे नहीं आता, यहाँ पे जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन है। इस एंगल से थोड़ा सा ज्यादा एंगल कर दिया ब्लॉक नीचे, तो जिस एंगल तक ये नीचे नहीं आता उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां भी मैक्सिमम फ्रिक्शन वाली कंडीशन है। तो बच्चों इसका एबीडी बनाओ, वेट नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस एन वाली साइड को पीछे बढ़ाओ बच्चों, ये एंगल अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो बच्चों ये भी अल्फा, mg के कंपोनेंट इधर बच्चों mg कोस अल्फा, और इधर बच्चों mg
साइन अल्फा याद करो, जिधर एंगल होगा उधर कोस कंपोनेंट, जिधर एंगल नहीं होगा उधर साइन कंपोनेंट, और ब्लॉक नीचे आना चाहेगा तो बच्चों फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, ये भी लिमिटिंग वाला ही है क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना ही है, उसके बाद एंगल बढ़ा होगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब ये फ्रिक्शन की लिमिट खत्म हो गई है। तो प्लेन सरफेस पे इस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं और इसी एंगल को इंक्लाइन प्लेन पे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन वो है जहां पे ये जस्ट मूव करने वाली कंडीशन है। तो बच्चों यहाँ पे ये मूव नहीं कर रहा है, बैलेंस है, इसका मतलब ये फोर्स इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके कंपोनेंट रिजोल्व कर दिए गए हैं तो mg का कोई रोल है नहीं। तो बच्चों आपका mg साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ये फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। mg कोस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, ये बच्चों n के बराबर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, mg कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस बच्चों tan अल्फा हो जाएगा, ये आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन आ जाएगा, n से n कट जाएगा बच्चों, म्यू एस कितना आ गया tan अल्फा। म्यू एस tan अल्फा भी होता है, tan लैम्डा भी होता है, तो यहाँ साफ क्लियर है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, लग रहा है। म्यू एस को आप tan लैम्डा भी लिख सकते हैं, tan अल्फा भी लिख सकते हैं म्यू एस को। तो बच्चों लैम्डा और अल्फा भी हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल ऑफ रिपोज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इतनी कहानी समझ में आई। मीन्स ये दोनों एंगल हमेशा ही इक्वल होते हैं बच्चों। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, ये एंगल ऑफ रिपोज है, एक इंक्लाइन प्लेन की कंडीशन है, एक प्लेन सरफेस की कंडीशन है। सिचुएशन दोनों में ही सेम है, जस्ट मूव वाली कंडीशन है, उसे ज़्यादा थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको ये सिखाऊंगा, जब हम प्लेन सर्कुलर रोड पे व्हीकल को टर्न करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितनी स्पीड रखनी चाहिए, हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है। जैसे हमारे पास बच्चों ये है एक सर्कुलर ट्रैक, इस ट्रैक में आप ऐसे घूम रहे, प्लेन है, रोड कहीं से ऊंचा नीचा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है सर्कुलर रोड। मोशन ऑन ए प्लेन सर्कुलर रोड। प्लेन सर्कुलर रोड पे मोशन देखने वाले हैं, ऐसा दिखा रहा हूं आपको मैं, ये सर्कुलर पाथ, ठीक है। यहां पे ऐसे समझे, यहां कोई कार होगी तो उसका वेट नीचे लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, तो mg नीचे ग्राउंड की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। मान लो कहीं भी जैसे ये व्हीकल है तो इसका वेट या वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है दुनिया में कोई भी चीज और ये ऐसे घूम रहा है, तो बच्चों दुनिया में कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो हमने बताया था उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ नहीं हो सकता। सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हमारी बात हुई थी v²/r, तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी mv²/r, ठीक है, m इंटू ए का वैल्यू v²/r। तो मुझे ये बताओ इसे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन ही तो होगा। अब जब कोई व्हीकल सर्कल में मूव करता है तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है जो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ऐसे घूम रहा है। तो सेंटर की तरफ फोर्स देने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ टायर और रोड में फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स वो आपको फ्रिक्शन से मिलेगी। मतलब कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप टर्न नहीं कर सकते, सारा खेल फ्रिक्शन का ही है। और आपको पता ही है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है और ये फ्रिक्शन के बराबर है। और हमें यह भी पता है बच्चों जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो μn, मैक्सिमम μn हो सकता है या इससे कम ही होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 होगा आपका, एक एग्जांपल हमने लिया था, या 10 से कम ही होगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू μn से कम या इसके बराबर हो सकता है। और फ्रिक्शन यह mv²/r है μs इंटू n। n किसके बराबर होगा बच्चों, n बराबर mg होगा।
mv²/r, n बराबर mg होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v² आ जाएगा म्यू एस आर जी, म्यू आर जी आ जाएगा। तो v कितना आ गया बच्चों, म्यू आर जी आ गया। आपकी स्पीड म्यू आर जी से कम होनी चाहिए या इसके बराबर, इससे ज़्यादा हुई तो आपका व्हीकल स्किड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो मैक्सिमम कितना अलाउड है, मैक्सिमम इतनी स्पीड रख सकते हैं आप म्यू आर जी। ये बच्चों आपकी सेफ लिमिट है, अगर इसको क्रॉस करके गए तो आपकी कहानी समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है कहानी। तो अपनी लिमिट में चलाएं। कई बच्चे सोचते हैं हम हैं खिलाड़ी, हम हैं ड्राइवर, हम घुमा देंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं है बेटा, सारा खेल फ्रिक्शन का है। अगर रोड और टायर के बीच में ग्रिप अच्छा है, फ्रिक्शन अच्छा है तो टर्न कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैक्सिमम सेफ वैल्यू है टू अवॉइड स्कीडिंग। स्लीपिंग या स्कीडिंग को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम लिमिट इतनी है, अगर आपकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। कभी सोचो सर ने पढ़ाया था इतना घुमाना है, तो बच्चों इतनी स्पीड रखनी है, उसके बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यह है मोशन ऑन अ प्लेन रोड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट। वो अपने आप को बेंड कर लेते हैं, देखें ना बाइकर्स होते हैं बेंड कर लेते हैं, रोड को भी एक साइड से लिफ्ट कर देते हैं। अगर बच्चों आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।